नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। इसके पहले मैंने बाल विकास का एक वीडियो डाला था, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, प्रगतिशील शिक्षा, उसका वीडियो अभी आना बाकी है। उसके पहले जरूरी है कि यदि आपने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जानना, बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा होती है उसी से संबंधित होता है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। 5 सिद्धांत यहाँ पर: प्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत या फिर सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। ये पांचों के 5 सिद्धांत है, बहुत ही फटाफट करवाएंगे। इसके बाद में प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसकी अवधारणा के बारे में बात करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? जैसे कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेरणा, किसी न किसी प्रकार से प्रेरणा मिलती है। इस जो प्रेरणा का सिद्धांत होता है, इसमें बालकों को प्रेरित करने के लिए महापुरुषों की जीवनी होती है, जीवन गाथा होती है, नाटक होते हैं महापुरुषों के जो उनके जीवन पर आधारित होते हैं, वैज्ञानिकों के जो अनुभव होते हैं, और साथ ही साथ में जो कहानी होती है, कविता होती हैं, इनके माध्यम से बालकों को प्रेरित करवाना होता है। प्रेरित करके जो कहानी और कविता जो होती हैं वो क्यों दी जाती हैं इसमें, ताकि बालक उनसे कुछ प्रेरणा ले सके। यही होता है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत यही होता है, जो महापुरुष होते हैं उनकी जीवन गाथाएं होती हैं, उनके नाटक होते हैं, उन पर आधारित जो अनुभव होते हैं, वैज्ञानिक के अनुभव होते हैं, और जो कहानी होती, कविता होती है, इन सबको दिया जाता है ताकि बालक क्या करें, उससे प्रेरित होकर के उनके गुणों का अनुसरण कर सकें। दूसरा है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत जो है, बालकों को यदि उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा, तो क्या होगा, बालक बड़े अच्छे तरीके से जागरूक रहेंगे एवं उत्सुकता के साथ सीखेंगे। यदि बालकों की रुचि नहीं है जिस पाठ में, जिस तरीके से पढ़ने में, तो उनका मन क्या है, बोरिंग होने लगता है और बालक ठीक से सुनते नहीं है और ना ही क्लास में ध्यान रखते और शोर करते रहते हैं। तो उनकी रुचि के अनुसार यदि उनको शिक्षा दी जाएगी, शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि बालकों की रुचि का ध्यान रखे। तो यही होता है क्या, विभिन्न व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, मतलब हर एक बालक की रुचि के हिसाब से शिक्षण व्यवस्था करवानी चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है? समान दृष्टिकोण, भेदभाव रहित व्यवहार। ऐसा सिद्धांत जिसमें शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कैसे? एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना किसी को भेदभावपूर्ण तरीके से, ना कि किसी को जो भेदभाव होता है उससे रहित होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा शिक्षण होना चाहिए कि किसी बालक को किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। मोस्टली जब आप किसी प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं तब तो होना ही नहीं चाहिए। तो प्रश्न पूछना या फिर उत्तर से संबंधित उत्तर देने के लिए किसी एक बच्चे को खड़े करना या फिर किसी एक को उत्तर देने के लिए बाध्य करना, तो ये भेदभाव हो जाता है। तो समान रूप से पूरी कक्षा को, पूरे छात्रों को अवसर देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो होता है लोकतांत्रिक सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत है सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व आदि के माध्यम से क्या होता है, जब बालकों में उनके सभी पक्षों को, जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व आदि जो सभी के सभी पक्ष हैं, विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जब आप सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, चारित्रिक लेख आप पढ़वाएंगे या फिर खेलकूद करवाएंगे, नेतृत्व के लिए उनको कुछ ना कुछ अवसर देंगे। जैसे स्कूल में होता है, स्काउट गाइड होता है, मॉनिटर होता है, या फिर कुछ कार्य करना है तो ग्रुप बना दिए जाते हैं। एक ग्रुप का एक लीडर होता है कि पाँच बच्चे हैं, तो एक बालक है जो कि 5 बच्चों की रिपोर्ट देगा कि उनके ग्रुप ने क्या डिसाइड किया है। तो नेतृत्व का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना होता है। चयन का सिद्धांत क्या होता है? बालकों की योग्यता के अनुसार ही विषय वस्तु होती, पाठ्यक्रम होता है, उसका चयन किया जाना चाहिए। मतलब जो बालक होते हैं उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार इसका चयन होना चाहिए। का जो पाठ्य पुस्तक होती है, विषय वस्तु होती पाठ कराने की, उसके अनुसार ही उसका चयन होना चाहिए। पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला, पूर्व ज्ञान पर केंद्रित, मतलब अनुसार कैसा होना चाहिए, वातावरण के अनुसार, जैसा वातावरण हो उसके अनुसार हो। लचीला हो, मतलब ऐसा ना हो कि यदि जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी सांचे में ढालना चाहिए। यदि कुछ बालक हैं स्लो चल रहे हैं तो उनको स्लो पढ़ा, यदि कुछ बालक तीव्र पढ़े तो उनको तीव्र पढ़ाने के हिसाब से हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं बहुत जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके हिसाब से लचीला होना चाहिए। एक सीधी लाइन में नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कभी
तेजी से याद करते बालक, कभी तेजी से सीखते हैं, कभी स्लो सीखते हैं, तो कभी तेजी से। तो लचीला होना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर केंद्रित, पूर्व ज्ञान मतलब जो पिछला ज्ञान है बालकों का, पिछली कक्षा का ज्ञान है, पिछली कक्षाओं का ज्ञान है, उनके जीवन का, उनके अनुभवों का जो ज्ञान है उस पर केंद्रित होना चाहिए। रुचि पर आधारित मतलब उनकी जो रुचि है उस पर आधारित होना चाहिए। और साथ ही साथ में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाला, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति उनकी धरोहर, राष्ट्र के धरोहर को रक्षा कैसे की जाए, जैसे स्कूल होता है, कार स्कूल होता है, साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस होता है, बैंक्स होते हैं, और जो भी सरकारी संपत्ति होती है उनकी किस प्रकार से सुरक्षा करनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार की भावना को विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ उनको ऐसा टास्क देना चाहिए ताकि बच्चे उसको कर सकें, जिससे राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप आदि ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो बालक के मानसिक स्तर आप जानते हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो मानसिक आयु पढ़ेंगे एक, और एक क्या पढ़ेंगे, एक मानसिक आयु पढ़ेंगे, एक वास्तविक आयु पढ़ेंगे। वास्तविक आयु और मानसिक आयु दो होती हैं। जब आपको पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि के बारे में बात की जाती है बाल विकास में, तो एक सूत्र होता है कि सबसे पहले ऊपर आता है क्या मानसिक आयु लिख ले, नीचे लिख लें क्या वास्तविक आयु। अब उसके बाद में गुणा 100 का कर दें। अब एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है इसमें से कि यदि आपको मानसिक आयु दी गई तो सबसे ऊपर लिख लें, और वास्तविक आयु दी गई तो नीचे लिख लें। यदि मानसिक आयु किसी बालक की 12 वर्ष है, ठीक है, और वास्तविक आयु कितनी, उसकी 8 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, उसकी बुद्धि लब्धि में 100 का गुणा कर दीजिए तो बुद्धि लब्धि निकल आएगी।